जैन भाई उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज तो है ना संडे है, संडे क्या है आपका, हैप्पी हॉलीडे है ना। चलिए भाई आ जाओ शुरू करते हैं। अभी चर्चा में भाई पहला ही क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपका जो चर्चा में है, फर्जी खबर, फर्जी जो खबर है, फर्जी खबरों को रोकने के लिए कह सकते हो आप, फर्जी खबरों का मुकाबला करने, फर्जी खबरों का मुकाबला करने व जो काल है, आपातकालीन अलर्ट जारी करने के लिए किसके द्वारा एक तकनीक बनाई गई है या बनाई जाएगी या इजाद करेगा। देखिए सीधी सी बात करते हैं, ये शानदार क्वेश्चन। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश, सबको क्लास शेयर करो भाई। क्लास ज्यादा से ज्यादा, संडे कम से कम 100 लोग तो चाहिए भाई। आज की क्लास का आंकड़ा तो पार होना चाहिए। एक दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे भाई क्लास आ चुकी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई आप लोगों के बीच में फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए। क्या करने के लिए? नंबर 1 आपका फर्जी खबरों का मुकाबला करना भाई, ठीक है, ओके। नंबर 2 क्या आपका भाई, जो आपातकाल के दौरान क्या अलर्ट जारी करने के लिए आपकी एक तकनीकी बनाई गई है। अलर्ट जारी करने के लिए एक तकनीक बनाई गई है। उस तकनीक में वो जो तकनीक है वो किसके द्वारा बनाई गई है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यानी कि जब फर्जी खबर, जैसे आप लोगों को पता बहुत सारे चैनल हैं, झूठी खबरें या कह सकते हैं जो बाउंडर मचाने वाली खबरें, जो खामखा की खबरें होती हैं, लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हर प्रकार की खबरों को मिर्च मसाले के साथ क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो उन सब का मुकाबला करने के लिए साथ में यदि कोई अचानक से आपातकाल आ जाता है तो उस आपातकाल से निपटने के लिए एक तकनीकी, और वो क्या है आपकी डायरेक्ट टू मोबाइल। उस तकनीकी का नाम, पहले तो तकनीक जो है उस तकनीक का नाम क्या है, अगर तकनीक के नाम की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टू मोबाइल, डायरेक्ट टू मोबाइल। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखिए जैसे जैसे मोबाइल स्मार्ट होता जा रहा है, इंसान बेवकूफ बनता जा रहा है ना। डायरेक्ट टू मोबाइल एक तकनीकी बनाई है। ये तकनीकी है क्या, अब बिना नेट के आपके फोन के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, समाचार मिलेंगे आपको, वीडियोग्राफी मिलेगी, वीडियो देखेंगे, बिना फोन के वीडियो देखेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो आपका मोबाइल है, मोबाइल को हम क्या कह सकते हैं, एफएम रेडियो के तौर पर क्या करते हैं, काफी बार एफएम रेडियो सुनते हैं ना, न्यूज गाने सुनते हैं ना, है ना। तो एफएम रेडियो की तरह एक फ्रिक्वेंसी पर ये सेट होता है, तो इसी तरीके से एफएम रेडियो की तरह काम करता है। तो अब एक तकनीक जो आपकी, जिसका नाम डायरेक्ट टू मोबाइल है, अब बिना नेट के आप वीडियो देखेंगे। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो सरकारी जो आपके चैनल्स हैं, जो आपके जैसे दूरदर्शन वगैरह जो प्रसारण करता है, वो सारे के सारे प्रसारण आपके फोन पर है, नाम मात्र की दर से। किस प्रकार से भाई, नाम मात्र की जो दर रहेगी, इस दर पर बिना नेट के आप अपनी सब प्रकार की न्यूज और आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और खास करके वीडियोग्राफी की भी बात करते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर नेट नहीं है, ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां पर नेट नहीं है, भारत के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपके नेट की सुविधा या तो है ही नहीं है, तो बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है। तो आप एक किस्म से कह सकते हैं अब आपकी जेब में आपका क्या आ गया है, बिना नेट के। अगर मोबाइल जेब में है तो ये समझिए रेडियो जेब में है, ये समझिए आप टीवी जेब में है, सभी प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी जेब में है। और ये जो इस तकनीकी का जो इजाद किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सार्वजनिक जो प्रसारण भारती सेवा द्वारा है, जो सार्वजनिक सेवा प्रसारण भारती है, इसके साथ में और कौन आपका, तो प्लस में आपका दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन, ये दोनों के दोनों मिलकर के आपके बीच में ये सेवा लेके आ रहे हैं भाई। दूरसंचार, कौन सा आपका, दूर संचार जो विभाग है, संचार विभाग, ये दोनों मिलकर के आपका सार्वजनिक सेवा
प्रसारक भारती, या प्रसारक कर लेंगे इसको, प्रसारक भारती, ये दोनों मिलकर के आपके बीच में एक तकनीकी लेके आ रहे हैं, जो तकनीकी का नाम क्या है, डायरेक्ट टू मोबाइल। यानी कि अब सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं आपको बिना नेट के वीडियो के साथ आपको मोबाइल में मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी खबर है, और ये आपके बीच में अभी होने वाली है, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, D2M के नाम से इसको जाना जाएगा। सीधा सा पूछेगा D2M है क्या भाई आपका, ठीक है। यह ब्रॉडबैंड और प्रसारण पर आधारित रहेगा, किस पर, ब्रॉडबैंड और आपका प्रसारण पर, प्रसारण यानी कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख पाएंगे, ब्रॉडबैंड और प्रसारण पर आधारित होगा। हम चैनल बदली कर सकते हैं टीवी में, लेकिन टीवी में जो प्रोग्राम है वो बदली नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं किस पे आधारित, किस पे रहेगा, तो ब्रॉडबैंड और प्रसारण पर आधारित रहेगा। इसका प्रयोग कर मोबाइल फोन टोरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। क्या भाई आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जो आपका है, मोबाइल फोन क्या भाई आपका, तो ये मोबाइल फोन आपका टेरेस्ट्रियल डिजिटल सेवा टीवी प्रदान करेगा। टीवी टेरेस्ट्रियल यानी कि जिस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, झूठी खबर आपको इस पर नहीं मिलेगी। जो झूठी खबरें आपकी उस पर क्या लगाया जाएगा, ब्रेक लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीजें सुनने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये सारी चीजें सुनने के लिए हमें नेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लाइव स्पोर्ट्स समाचार जो भी रहेगा आपका वो इस पर दिखाया जाएगा। ओवर द टॉप ओटीटी जो प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम होने वाले, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो ओवर दी टॉप जो है आपका, इस ओवर दी टॉप पर जो भी प्रोग्राम है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक किस्म से कह सकते हैं आपकी जेब में फोन है आपका, तो समझिए टीवी है आपके पास, समझिए पूरी दुनिया, पूरे भारत के समाचार आपके पास हैं, जब मर्जी, नेट की जरूरत अब नहीं है। और नाम मात्र दर के ऊपर ये किया जाएगा। डायरेक्ट टू जो आपकी मोबाइल सेवा है, इसका जो तकनीकी आ जाएगी तब बड़ा मजेदार सिस्टम हो जाएगा ना। अब जो टेंशन है कि नेट बचाओ, है ना, खाना बचे ना बचे लेकिन नेट बचना चाहिए। शाबाश भाई, जल्दी जोड़ो, सबको जोड़ो। आज संडे है, आज है ना, मैं बैठ जाऊंगा, क्लास चलाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा, क्लास पूरी नहीं करूंगा, मुझे 100 का आंकड़ा नहीं मिला, तो आज संडे है, आज तो आपने करना ही पड़ेगा। चलिए भाई अगली बात करते हैं। जब टीवी की बात आ रही है तो सीधा पूछे टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया था। टीवी बोले तो वो टीवी ने ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई, टीवी को मतलब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन बियर्ड के द्वारा भाई आपका, किसके द्वारा, जॉन बियर्ड साहब ने क्या किया था, जो कहां के रहने वाले थे आपके ये, तो यूके के रहने वाले, इंग्लैंड के, और इन्होंने टीवी का आविष्कार किया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, जब रेडियो की बात हुई है तो रेडियो का आविष्कार भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये मार्कोनी, एक आपके साइंटिस्ट थे मार्कोनी, अरे कोनी नहीं मारनी है, नाम है उसका ये मार्कोनी, कभी साथ में मारो कोनी, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। शाबाश शाबाश, जय हिंद भाई। तो मार्कोनी की अगर हम बात करते हैं तो इटली निवासी है, कहां के रहने वाले, राहुल गांधी के मामा के रहने वाले हैं। तो इटली के रहने वाले हैं, राहुल गांधी के मामा के घर वाले हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अभी जो इटली निवासी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं रेडियो भारत के अंदर कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता, तो 99% हिस्से को हम कह सकते हैं कवर करता है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी खबरें आपकी 99% लोगों तक पहुंच जाएंगी। नेट की अगर हम बात करते हैं तो आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर नेट या बिजली लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो आदिवासी लोग हैं वहां तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है भाई। ओके, इटली से मुझे याद आ रहा है आप लोगों के बीच में अभी हाल ही में आपका 2022 में आपका एक ओलंपिक हुआ, जो चीन के अंदर बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक। भाई कौन सा ओलंपिक हुआ, शीतकालीन ओलंपिक हुआ है, ये आपको पता है कहां पर हुआ था, बीजिंग के अंदर हुआ था। बीजिंग कहां है आपको पता, हमारे पड़ोस में चीन के अंदर है। और इसका हमने क्या किया था, राजनीतिक बहिष्कार किया था, ठीक है। अब अगला जो आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है तो ये राहुल गांधी के मामा के घर होने वाला है, उनके घर, यानी कि 2026 में, ठीक है भाई। 2026 में आपका शीतकालीन ओलंपिक कहां पर, इटली के अंदर होने वाला है, याद रखेंगे। शानदार क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शाबाश भाई शाबाश, तुम प्रेम कम दिखाते हो ना, करते ही नहीं हो, दिखाएंगे क्या, बोले सर हम दिखावे विश्वास नहीं करते, रफ कर रहा हूं। तो ये D2M है आपकी, ये भी आपके बीच में चर्चा में गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में है।
बिरसा मुंडा साहब चर्चा में रहे भाई, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, इनके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे, जो आपका चर्चा में क्यों है, ये भी क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहे आपके भी बिरसा मुंडा चर्चा में रहे हैं, बिरसा मुंडा चर्चा में है। ये कौन है भाई, ये कौन है, शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। बिरसा मुंडा की हम बात करते हैं तो ये कौन है। चलिए भाई, बिरसा मुंडा चर्चा में है तो बिरसा मुंडा सबसे पहले बात करें, ये स्वतंत्रता आंदोलनकारी है भाई, आंदोलनकारी हैं। इनका जो फेमस आंदोलन था, ये इन्होंने 1899 से और 2000 तक 1899 से 1900 तक इनका एक फेमस आंदोलन था। ठीक है, ओके। साथ ही बात करते हैं अब चर्चा में क्यों है, तो अब चर्चा में इसलिए है भैया कि अभी इनकी 9 जून को इनकी क्या मनाई गई है, पुण्यतिथि मनाई गई है। याद करेंगे, पूछेंगे आप लोगों से, तो पुण्यतिथि मनाई गई है। और ये आदिवासी नेता थे भैया, आपके क्या कहते हैं, आपके आदिवासी नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आंदोलन का नाम अगर आप लोगों से पूछता है तो ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो उलगुलान क्या था, आंदोलन का नाम था। ये आंदोलन हुआ कब है, ये था भाई आपका आंदोलन, पूछे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, घुमा फिरा के कैसे भी पूछे तो जनजाति आदिवासियों से ये संबंध रखते हैं, ये भी याद रखेंगे। और जो ये आपका उलगुलान है, इसका जो अर्थ होता है भाई, इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं तो महान उथल इसका क्या होता है, अर्थ होता है। महान उथल पुथल के नाम से किसको जाना जाता है, उलगुलान को। और ये कब आंदोलन, 1899 से लेकर के आपका, और ये आपका 1900 तक आपका ये आंदोलन हुआ है, जो कि आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए अगली बात करते हैं भाई, बिरसा मुंडा को लेकर के 15 नवंबर को इनकी क्या मनाई जाती है, जयंती भाई। 15 नवंबर को इसकी किसके, मुंडा की क्या मनाई जाती है, बिरसा मुंडा की, बी मुंडा कह सकते हैं हम इनको, जयंती मनाई जाती है, जयंती। और इनको सम्मान देने के लिए, इस जयंती को सम्मान देने के लिए क्या क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता। अब सुनना बड़े ध्यान से भाई। तो भारत में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये देखेंगे। भारत में जातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये भी तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों का। तो अगर पूछे गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भाई आपका 15 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 15 नवंबर को किसकी जयंती पर, तो बिरसा मुंडा की जयंती पर भाई, बिरसा जो मुंडा है इनकी जयंती पर ये आपका गौरव दिवस मनाया जाता है। अब जनजातियों की बात आ रही है, जातियों की बात आ रही है, तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे देके जाऊंगा। राज्यसभा आपका चर्चा में है, तो आपको पता है भारत के अंदर एससी और एसटी और ओबीसी वगैरह को क्या दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दे रखा है। इकोनॉमिक बैकवर्ड के आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लोकसभा में जनजातियों से संबंधित कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं। पहले तो बात करें आरक्षण की। देखिए आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीटें पूछे आपसे 131 जो सीटें हैं आपकी टोटल लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन मेरा है राज्यसभा के, अब जब कल आपके इलेक्शन हुए हैं राज्यसभा के, 1-2 दिन पहले चर्चा में थे आपके इलेक्शन हुए हैं, आपकी 16 सीटों पर 4 राज्यों से इलेक्शन हुए हैं, उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएंगे राज्यसभा में जनजातियों के लिए कितनी सीटें प्रदान करी गई हैं, राज्यसभा में कितनी सीटों पर आरक्षण है। याद रखें राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, आरक्षण केवल लोकसभा के अंदर है। और लोकसभा में भी आपकी अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है आपका 87 और 44, ठीक है भाई। 87 आपकी सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, तो एससी कैटेगरी के लिए हैं, और 44 आपकी जनजातीय एसटी के लिए हैं। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है आपका,
अनुसूचित जनजाति, यहाँ जनजाति की बात हो रही है तो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एसटी को क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति। तो ये गौरव दिवस आपका कब 16 तारीख को मनाया जाता है, 15 नवंबर को। और यहाँ पर 44 आपकी क्या है सीटें हैं। राज्यसभा के अंदर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन सीटों के ऊपर नहीं दिया गया है। शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। लोकसभा में एक और रिजर्वेशन था भाई, आंग्ल भारतीय, आंग्ल जो भारतीय का रिजर्वेशन था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया 2020 के बाद, क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2020 के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन भारत की लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश में बुलाओ सबको। आज बड़ी अच्छी क्लास लेके जाऊंगा आप लोगों के बीच में। खैर क्लासें तो सारी ही अच्छी होती हैं, बट पढ़ने वाले अगर तुम आज अच्छे बनते हो, संडे का दिन है। चलिए भाई रफ कर रहा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भाई। अब मेरी तरफ से तो ले ही लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका चर्चा में है, ये भी आपका PIDF क्वेश्चन नंबर आपका 3। अभी PIDF चर्चा में था भाई आपका। PIDF चर्चा में इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। चलिए शानदार क्वेश्चन में आपका PIDF जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के एक फंड है, इस फंड की स्थापना कहां से की गई। सीधी सी बात है, तुम तो पता नहीं क्या सोच रहे होगे इसको, लेकिन ये वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये तो भाई ये क्या आपका एक फंड है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कह सकते हो आप इसको। पूरा नाम लिखेंगे पेम्ट्रस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है भाई। इस फंड की स्थापना कौन करता है, ये बड़ा शानदार। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट को लेकर के अगर हम फंड की बात करते हैं तो ये फंड, इस फंड की स्थापना कौन करते हैं, तो भाई इस फंड की स्थापना करते हैं आपके RBI द्वारा इस फंड की स्थापना की जाती है डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर RBI की, तो आपको पता बैंकों का बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन है। स्थापना की पूछे अधिनियम, तो 1934 अधिनियम के तहत भाई, ठीक है, याद होनी चाहिए, बहुत बार कराया हुआ है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता है। यंग हिल्टन आयोग, इसके साथ आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है राष्ट्रीयकरण, क्योंकि आपका प्राइवेट बैंक था तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका, तो ये आपका 1 जनवरी 1949 में इसका क्या किया गया, आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक का राष्ट्रीयकरण। एक क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। सबसे ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट्स करके आने दो भाई, ठीक है, जल्दी आने दो इसका जवाब। सबसे ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए इसके ऊपर, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो वर्तमान में एक क्वेश्चन और बनता है, नहीं बताऊंगा, बहुत बार बताया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर आपका, मुंबई के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन हो रहा, भारत का पहला जो सिविल एक्ट आया था कि अब इसके बाद जैसे टोटल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 69 में भी किया गया, 84-87 में, 80 के दशक में भी किया गया, 80 से 90 के बीच में किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर तो दे ही दिया मैंने, अगर पकड़ने वाले होंगे तो। अब लेकिन जो सबसे पहले का अधिनियम आया था कि सिविल बैंक होंगे या प्राइवेट बैंक होंगे, तो प्राइवेट बैंकों में सबसे पहले बनने वाला बैंक कौन सा था। सबसे पहले बनने वाला स्वतंत्र भारत में प्राइवेट जो बैंक था वो कौन सा था, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से चाहिए। हिंट देता हूं, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई के अंदर ही है, मुंबई के अंदर ही इस बैंक का हेडक्वार्टर। जल्दी आने दो भाई, ठीक है, शाबाश, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों दोनों बीच में। अब आती है आपका भाई इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो RBI द्वारा PIDF की स्थापना
811 करोड़ रुपए तक इसने अभी चर्चा में क्यों है कि जो इसका जो फंड है 811 करोड़ रुपए तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। स्थापना कब करी थी इसने? जून 2020 में भी। इस जो फंड की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो आपका जून 2020 में इस फंड की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई ये भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में बेहतरीन क्वेश्चन लेके जाऊंगा भाई, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ है, ठीक है। चलिए पीआईडीएफ की अब यहाँ पर क्या करते हैं, आपका रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो कि चर्चा में है, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। क्या है, कैसे है, वो सारी बातें आपके बीच में होने वाली है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका चर्चा में भाई, संत तुकाराम साहब चर्चा में रहे अभी भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं तो संत तुकाराम चर्चा में है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। संत तुकाराम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आ जाओ भाई, आ जाओ शाबाश। जब इतनी गर्मी में मैं मर रहा हूं, इतना परेशान हो रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ भाई जबरदस्ती लाओ आज, और फिर मुझे बताना सर मैं इसको जबरदस्ती लेके आया ना, कल कमेंट्स करके नहीं, ऑफलाइन क्लास में बताना, ठीक है। चाहे संत तुकाराम की अगर हम बात करें तो इनके मंदिर का भाई, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बनाया जा रहा, मंदिर का कह सकते हो आप उद्घाटन किया गया है, ठीक है। संत तुकाराम चर्चा में है क्यों, तो इनके मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये तगड़ा क्वेश्चन आपका बनता है भाई। और वारी तीर्थ यात्रा, इन्होंने एक तीर्थ यात्रा शुरू करी थी, देखिए जिसपे बात करेंगे। वारी तीर्थ यात्रा जो स्टार्ट किया था, तीर्थ जो यात्रा है ये इन्होंने ही आरंभ करी थी। वारी तीर्थ यात्रा का संबंध पूछे, यात्रा का संबंध अगर हम बात करते हैं तो किससे है, संत तुकाराम से ही है। अब तुकाराम की बात आती है नाम से, जैसे आप लोगों को पता महाराष्ट्र के होंगे ना, तुकाराम है, गोडके है ना, आपके गोंडेल वगैरह हैं, आप कह सकते हो बब्बन है, ये पाटिल है, ये सारे कहां के होते हैं आपके, तो ये मराठा एक्चुअल में, मराठे जो आपके राजपूत थे एक्चुअल में कहां से थे आपके, ये राजस्थान से थे। और अगर हम वंश की भी बात करते हैं तो वंश में भी ये लगभग सिसोदिया वंश के नजदीक लग जाते हैं, महाराणा प्रताप वंश के नजदीक लग जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं हम। पीएम मोदी ने 14 जून को भी कब कर रहे हैं, इसके मंदिर का उद्घाटन करेंगे। किया गया नहीं है, किया जाएगा भाई, किया जाएगा, याद रखना भाई, पहले एडवांस में आपको ना। संत तुकाराम का जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाएगा, कब किया जाएगा, 14 जून को भाई। 14 जून 2022 को इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो ये पीएम हमारे एक ही हैं जो खास हैं, मोदी साहब भाई, है ना। पीएम मोदी साहब इसकी क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और कहां पर भाई आपका ये, तो संत तुकाराम का जो मंदिर है इसका उद्घाटन कहां रहेगा, तो आपका पुणे यरवदा जेल सुनिए ना, तो पुणे में क्या होगा भाई, इनकी मंदिर का उद्घाटन रहेगा। पुणे के देहू गांव कौन सा पड़ जाएगा, पुणे के देहू के गांव, इसमें गांव पड़ेगा आपका देहू भाई। देहू में इनका उद्घाटन होगा। और ये रहेगा आपका शिला मंदिर का उद्घाटन रहेगा। किस प्रकार का उद्घाटन रहेगा आपका, ये शिला जो मंदिर है इसका उद्घाटन रहेगा। यहां पर एक वो शिला रहेगी जिस शिला को ऊपर बैठ करके संत तुकाराम ने, जिस शिला पर, इस मंदिर में वो शिला है जिस शिला पर बैठकर संत जो तुकाराम थे, संत तुकाराम ने क्या किया था, तुकाराम ने 13 दिन तक ध्यान लगाया था। 13 दिन तक क्या किया था भाई, ध्यान लगाया था, या 13 दिन तक तपस्या करी थी, या 13 दिन तक भगवान के प्रति स्मरण में रहे थे भाई। 13 दिनों तक ध्यान लगाया था, ये भी याद रखेंगे भाई, ठीक है। शिला मंदिर पूछे आप लोगों से तो संत तुकाराम, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा संत तुकाराम का जन्म कब था, संत तुकाराम करते क्या थे, संत तुकाराम, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। बट इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है कि संत तुकाराम का संबंध किसे, तो वारी तीर्थ यात्रा से संबंध है। वारी तीर्थ यात्रा इन्होंने स्टार्ट करी थी 14 जून को 2022 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कहां पर भाई, पुणे के देहू में करेंगे। शिला पर बैठ करके संत तुकाराम ने 13 दिन तक क्या किया था, ध्यान लगाया था या तप किया था, इसलिए इस मंदिर को क्या बोला जाने लगा, शिला मंदिर कह सकते हो आप इसको। तो ध्यान लगाया था भगवान के प्रति भाई। अब जब पूना की बात आती है तो यरवदा जेल
का संबंध पूछे, यरवदा जेल, तो आपका जहां पर महात्मा गांधी को रखा गया था, महात्मा गांधी को रखा गया था कहां पर, यरवदा जेल के अंदर। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। पुणे के अंदर अगर हम बात करें तो एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, किसका भाई, तो शिवाजी महाराज, शिवाजी जो महाराज हैं, महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जाएगा आपका, तो ये भी पुणे के अंदर ही किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन आपका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश भाई शाबाश, आज तो कुछ आंकड़ा मेरे को ना समझ से बाहर होता जा रहा है भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं पसीने में हैं, क्योंकि फैन चलाएंगे तो फैन की आवाज आएगी, है ना, समझ रहे ना आप सारी बातें। चलिए कोई बात नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, हम चाहे गर्मी में रहें चाहे सर्दी में रहें, आप बस ध्यान लगा करके पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ, जिसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो कि आपसे पूछा जाएगा किसी भी सिचुएशंस में, ठीक है। बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन है भाई आपका, बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ये ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, बता दिया, बहुत कुछ बता के जाऊंगा यहाँ पर। कभी सोचे हमें पता है बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है बाल श्रम दिवस कब मनाया गया भाई, ठीक है। तो आज मनाया जा रहा है अभी, आज 12 जून को आपका 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया गया है। इसका सबसे पहले बात करते हैं बाल श्रम दिवस की। अगर हम बात करते हैं तो बाल श्रम दिवस को लेकर अगर हम बात करें, विश्व बाल श्रम दिवस कहेंगे, इसको आगे विश्व और लिख लेंगे, विश्व बाल श्रम दिवस भाई 12 जून को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है खुशी मनाना है, क्या है उद्देश्य, क्या है इसका उद्देश्य, तो बालक जो है, बच्चों को बाल श्रम से बचाना, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी से बचाना। बच्चों को बाल जो श्रम है आपका, आप कह सकते हो श्रम से बचाना या लोगों को जागरूक करना, किसके विरुद्ध, बाल श्रम के विरुद्ध लोगों को क्या करना भाई, लोगों को जागरूक करना भाई, ठीक है, करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो सीधी सी बात करें, बाल श्रम का उद्देश्य क्या है, लोगों को बाल श्रम के प्रति विरुद्ध, लोगों को बाल श्रम के विरोध में खड़ा करना, यानी कि बच्चे दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी, वो क्या बोलती है, 11th जो आपकी फंडामेंटल 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है, इस बच्चे को शिक्षा का क्या है, शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और हमारा क्या कर्तव्य है कि हम इस बच्चे को स्कूल में भेजें, ना कि हम इस बच्चे को क्या करवाएं, दिहाड़ी मजदूरी करवाएं। यानी कि प्रत्येक माता पिता का एक फंडामेंटल ड्यूटीज लगा दी गई है आपकी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के अगर मैं बात करूं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन यहां पे बनेगा आपका। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, क्वेश्चन नंबर 1 शांति से नोट करना भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान के भाग 4 क के अंदर है, भाग आपका क्या रहेगा 4 क के अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर पूछे आप लोगों से कि 4 सर 4 कैसे, तो देखिए भाग 1 में क्या है, भारत का नाम व राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, भाग 1 के अंदर भाई संविधान का भाग 1। भाग 2 के अंदर क्या है आपका, तो 5 से ये 1 से लेकर के 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4, 5 से लेकर के आपके 11 तक क्या है आपका भाग 2। भाग 2 के अंदर क्या भाई आपका, भाग 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नागरिकता भाई, नागरिकता किसमें आपकी, भाग नंबर 2 के अंदर है, ठीक है। चलिए भाग नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो भाग नंबर 3 में क्या है आपका, देखो घर बसाया, घर का नाम रखा, उसके बाद घर में लोगों को लेकर के आए, नागरिकों को लेकर के आए। उसके बाद भाग 3 में हमने इनको क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट्स, भाई तुम यहाँ रह रहे हो तो मौलिक जो कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो मौलिक जो अधिकार हैं, ये दिए गए आपके भाग नंबर 3 के अंदर, ठीक है, ओके। उसके बाद भाग नंबर 4 के अंदर क्या दे दिया गया भाई आपका, भाग नंबर 4 के अंदर दिया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति
निर्देशक जो तत्व है वो किसमें दिया आपके भाग नंबर 4 में। उसके बाद एक भाग जोड़ा गया आपका, भाग आपका 4 कै जोड़ा गया या 4A जो भी समझिए आप, कै जोड़ा गया है और इसमें फंडामेंटल ड्यूटियां आपकी जोड़ी गई हैं। जब मूल रूप से पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी जोड़ी गई थी तो आपकी 10 जोड़ी गई थी। एक्ट पूछे तो 51 कै, क्योंकि ये जो आपके एक्ट है, जो मौलिक अधिकार वाले जो एक्ट है आपके कहां से कहां तक है, तो ये आपके 12 से लेकर के 35 तक हैं और डीपी राज्य के नीति निर्देशक का तो 36 से लेकर के 51 तक आपके ये एक्ट है भाई, ठीक है। ओके, तो 51 कै में, अनुच्छेद 51 कै में आपके ये अधिकार दिया गया था कि बच्चे, अनुच्छेद के अंदर क्या दिया गया कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब यहां एक चीज पूछी जाती है, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी थी। देखिए मूल रूप से भारत के संविधान में, भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटियां कितनी थी तो 0 गई, 0 थी ही नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद आपका कब इनको जोड़ा गया है तो 1976 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 42, 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान जो संशोधन है, इस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। याद रखना किसकी सिफारिश पर, तो सरदार सरवण सिंह की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो बाल श्रम से बचाने के लिए आपका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था कर रखी है कि हम बच्चों से नहीं करवाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका इसका, तो 11वां कब जोड़ा गया आपका तो 2002 के अंदर आपका 2002 के अंदर एक आपका 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये जोड़ी गई है, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब मैं बात करूंगा, एक बार इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद आपके जो जून के इंपोर्टेंट्स डे हैं, हालांकि मैं पर डे के हिसाब से जो इंपोर्टेंट होता है उसको मैं करवाता भी हूं, लेकिन यहां पर आज मैं एक बार आपको इकट्ठे आपको आधा जो आपका क्या कह सकते हैं जो मंथ है, यानी कि 14-15 तारीख तक जो भी आपके इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है डे है उनके बारे में मैं बात करूंगा। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चों को बात समझ से बताना है आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो भाई। अगर नोट नहीं कर पाते तो स्पीड कम कर लिया करो, स्पीड कम नहीं करने तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। लेकिन क्लास को देखना पूरा है, क्लास को सुनना पूरा है भाई। बहुत दिल से बढ़ा रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग एक बार जरूर 100 का आंकड़ा, भाई मुझे 100 का आंकड़ा जिस दिन दे दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भाई बहुत ज्यादा उज्जवल परिवार से प्रेम करते हैं। चलिए भाई आपका बात करते हैं इसकी दिवस की, तो 1 जून को कौन सा दिवस आपका तो दुग्ध दिवस भाई, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका विश्व दुग्ध दिवस कह सकते हो आप। विश्व जो दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है आपका 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए विश्व दुग्ध दिवस की बात कर रहे हैं हम, विश्व दुग्ध दिवस भाई। तो भारत में दूध की क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, वीजे कुरियन को जाता है। किसको जाता है, वीजे कुरियन को जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी हम बात करें तो किससे है, दूध से। ऑपरेशन फ्लड लाने में बड़ा सहयोग किया था किसने, वीजे कुरियन साहब के द्वारा। यहाँ पे एक हरियाणा का क्वेश्चन है, हरियाणा की दूध की जो डेयरी है उसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे। हरियाणा की दूध की डेयरी, दिल्ली की दूध की डेयरी, राजस्थान की दूध की डेयरी, हिमाचल प्रदेश की दूध की डेयरी, जल्दी से 4 डेयरियों को बताएंगे। साथ में जो जेपी दलाल साहब है वो कौन से मंत्री है, ठीक है। चलिए अगला नंबर 2, 1 जून हो गया भैया आपका। 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 जून की अगर हम बात करते हैं, मैं इसको ना सिर्फ ये कहूंगा भाई, मतलब आप समझ जाना 2 जून ही है, ठीक है। तो आपका तेलंगाना दिवस, स्थापना दिवस कह सकते हो, स्थापना दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये अभी आपका 2 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ओके चलिए अगली बात करते हैं भैया आप, यहां पर हम 3 जून को क्या मनाया जाता है, 3 जून को आपका 3 जून को तो साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिल जो दिवस है ये मनाया जाता है आपका कब, 3 जून को। साथ में हम बात करते हैं 4 जून की भी, तो 4 जून को क्या मनाया जाता है, ये साइकिल दिवस की बात हो रही है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, साइकिल का आविष्कार एक फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी था जो जंगल में जाने के लिए जिसने किया था, वो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कहाँ के थे। तो 4 जून को मनाया जाता है आपका खाद्य सुरक्षा, 4 जून को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय दिवस भाई। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप
कौन सा दिवस बताइए? अंतरराष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस ध्यान मेरी तरफ है, यानी कि बच्चों के साथ ये दिवस कौन सा भाई? अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी कि बच्चों के साथ जो बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, क्रोध का शिकार होते हैं, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण का शिकार होते हैं, उन बच्चों को उनसे बचाने के लिए आपका ये दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय दिवस इसको नाम दिया गया है। किसके लिए दिया गया? जो आक्रामकता के बच्चों के शिकार बच्चों को बचाना, बच्चों को आक्रामकता, चाहे वो शारीरिक शोषण हो चाहे वो मानसिक शोषण हो, यानी कि बच्चों पे हम किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं देंगे। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 4 का अंतरराष्ट्रीय दिवस भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका बड़ा शानदार भाई, जिसे पूछा जाएगा आप लोगों से। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस भाई। एक साथ पूरे के पूरे और शानदार तरीके से आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है आपका 5 को हो गया। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जो जून है, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद भाई आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आपका 8 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। साथ में कह सकते हो आप लोग मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, मस्तिष्क जो ट्यूमर है, ट्यूमर जो दिवस है, ये भी आपका इसी दिन मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट्स करके, इंपोर्टेंट दिवस है, जल्दी बताएंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन खत्म करूं ये दिवस वाला, उससे पहले रिप्लाई आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, शाबाश। उसके बाद भाई आपका 9 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस भाई। 9 जून को विश्व प्रत्यायन जो दिवस है आपका, ये मनाया जाता है 9 जून को। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आपकी, तो आपका विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस विश्व ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। तो ये भाई आपका विश्व रक्तदाता दिवस भाई, यानी कि ब्लड डोनेशन डे की बात करते हैं तो 14 जून को भी आपका, ठीक है। साथ में बीच में 13 जून का रहेगा तो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस भाई। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 जून को आपका एल्बिनिज्म दिवस भाई आपका। ये कब मनाया जाता है आपका? ये आपका एल्बिनिज्म दिवस आपका 13 जून को है। चलिए, यहां हमने बात करी दोस्तों, किसकी बात करी है? देखिए, विश्व में बाल श्रम की बात करी थी, कब मनाया जाता? तो विश्व बाल श्रम दिवस आपका 12 तारीख को मनाया गया, जैसा कि मैंने अभी बताई दिया। 12 जून को कौन सा दिवस आपका? विश्व बाल श्रम दिवस, यानी कि लोगों को बाल श्रम के खिलाफ क्या करना? जागरूक करना। साथ में हमने फिर बात करी थी उद्देश्य क्या? बच्चों को बाल श्रम से बचाना। साथ में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी इसको शामिल किया गया था, ये भी मैंने जिक्र किया आप लोगों के बीच में। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब शामिल किया गया है? तो ये आप लोगों को पता है कि एजुकेशन का अधिकार दिया था बच्चों को, एजुकेशन का अधिकार दिया था कह सकते हो। और हमें ये फंडामेंटल ड्यूटी लगाई गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे? हमें पढ़ाएंगे। आपका 2002 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपका 11वां जो दिया गया था, ये 2000 आपका जो 11वां दिया गया था, क्या फंडामेंटल जो कर्तव्य दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई थी, वो थी आपकी, ठीक है। उसके बाद मैंने महत्वपूर्ण दिवसों की बात करी है, तो देखिए 1 जून को आपका विश्व दिवस मनाया जाता है, 2 जून का तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 3 जून का आपका साइकिल दिवस मनाया जाता है, 4 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बच्चों को आक्रामकता से बचाना, बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाना कह सकते हो आपका अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका 4 तारीख को। 5 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये भी शानदार क्वेश्चन। 7 तारीख को क्या मनाया गया? 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 को महासागर दिवस और साथ में मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और आपका क्या मनाया गया था? ड्रग्स डिस्ट्रॉयर डे मनाया गया था। और साथ में आपका 9 प्रत्यायन दिवस मनाया गया था। आपका 14 को कह सकते हैं हम, 14 को क्या रक्तदाता दिवस, 13 को आपका एल्बिनिज्म दिवस, 12 तारीख को मैंने यहाँ पर जिक्र कर ही दिया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में था दिवस का, और पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप करके वापस मेरे पास मैसेज करके या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शाबाश भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है। क्लास को पूरी देखना भाई, किसी भी कंडीशंस में क्लास को छोड़ना नहीं आप लोगों ने, याद रखेंगे। क्लास को जितना देखेंगे आप लोग, जितनी बार क्वेश्चन सुनेंगे, उतने ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बेहतरीन क्वेश्चन आते जाएंगे, और जो कि आपके लिए भी अच्छे और मेरे लिए भी अच्छे भाई, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका भाई, विश्व निवेश रिपोर्ट
विश्व रिपोर्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 भाई, विश्व निवेश रिपोर्ट आपकी चर्चा में भाई, रिपोर्ट चर्चा में है, विश्व निवेश रिपोर्ट चर्चा में है। सीधी सी बात है, बड़ा शानदार क्वेश्चन भैया आपका, ये भी देखिए इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट चर्चा में क्यों है, ये यहां पर बात हो रही है भैया आपकी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको जारी कौन करता है, तो अंकटाड भाई, अंकटाड कह सकते हो आप, साथ में हम इसको कह सकते हैं, देखिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र मिशन सम्मेलन ये रिपोर्ट जारी करता है, कह सकते हो आप। अंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है क्या आपका ये, तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है। अंकटाड होगा आपका, क्या होगा ये, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व निवेश चर्चा रिपोर्ट है भाई आपकी, ठीक है। यह रिपोर्ट जारी करिए, समझ गए मेरी बात। चलिए इसमें ये रिपोर्ट जारी करिए, किसके द्वारा करी गई, तो व्यापार और विकास पर संयुक्त जो राष्ट्र सम्मेलन उसने इस रिपोर्ट को जारी किया। तो रिपोर्ट जारी करता पूछे, रिपोर्ट जारी करता अगर आप लोगों से पूछता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो इन्होंने। अब इसमें कहा क्या गया है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यानी कि क्या कहा गया है, एक ही बात है भाई, क्या कहा है इस रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह क्या गिरावट है भाई, एफडीआई जो आपका क्या है, एफडीआई में जो प्रवाह है, एफडीआई का प्रवाह यानी कि जो आपका कह सकते हो जो फॉरेन, जो आपका कह सकते हैं किस्म से आप इसको विदेशी निवेश प्रवाह, हिंदी में बात करेंगे विदेशी, कई बार समझ नहीं मिलती भाई, विदेशी निवेश प्रवाह, निवेश जो प्रवाह है ये क्या हुआ, भारत के अंदर जो एफडीआई का जो निवेश है ये कम हुआ है भाई, एफडीआई कह सकते हो कम हुई है। प्रवाह क्या हुआ, प्रवाह का मतलब बहना, प्रवाह कम हुआ है, याद रखेंगे। निवेश प्रवाह क्या हुआ आपका, प्रवाह कम हुआ है, यानी कि एफडीआई कम प्रवाह, यानी कि एफडीआई ने पैसा, बाहर से जो पैसा आया वो कम आया, विदेशों ने कम निवेश किया है। ये किसकी रिपोर्ट है भैया, ये भारत के लिए है, भारत के लिए रिपोर्ट है, याद रखेंगे। भारत में जो विदेशी निवेश प्रभाव कम हुआ है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो आपका सम्मेलन या अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। रिपोर्ट कौन सी, आपका विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कि विश्व के जो बाहर के देश दूसरे देशों में करते हैं उनकी यहां पर बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई का प्रभाव रहा है वो कौन सा देश आपका, इस एफडीआई प्रभाव 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है भैया आपका, ये वित्त वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पहले नंबर पर कौन आपका, यूएसए है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कौन आपका, चीन है, और थर्ड पर कौन आपका, हांगकांग है भाई, हांगकांग आपका तीसरे पे। अब देखो अब बात आती है कि भारत के अंदर कितनी गिरावट, इस प्रवाह की कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो 45% यहां पर कह सकते हो आप, कितनी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, प्रतिशत नहीं, चलो मैं बता देता हूं आपको, पैसे बता देता हूं, 45 अरब जो डॉलर है ये गिरावट हुई है भाई, ये 45 अरब डॉलर क्या हुआ भाई आपका, निवेश रह गया, कुल निवेश घट करके 45 अरब डॉलर का रह गया निवेश, कुल निवेश की बात हो रही है यहां पर, कुल जो निवेश आपका, कुल निवेश कितना रह गया, 45 अरब डॉलर 2021 के अंदर। पहले कितना था ये पिछले वर्ष, तो ये 64 अरब जो डॉलर था, यानी कि आपका पिछले वर्ष बोले तो 2020 के अंदर आपका क्या था ये, तो आप देख सकते हैं कितना आपका यहाँ पर ये गिरावट है दर्ज हुई है, जो कि शानदार क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर बात करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आप लोगों से कि विश्व निवेश रिपोर्ट चर्चा में है, तो अंकटाड के द्वारा कह सकते हो ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट में भारत में एफडीआई का जो प्रवाह हुआ है वो क्या हुआ, एफडीआई का प्रवाह कम हुआ है। मतलब ये कि इसका जो भारत के बाहर से जो पैसा आ रहा है, यानी कि विदेशों का जो पैसा भारत के अंदर लगाया जा रहा है वो कम हो रहा है। तो एज पर 2021 अगर हम बात करते हैं तो ये आपका घट करके कितना होगा, 45 अरब डॉलर, केवल 45 अरब डॉलर यहां पर क्या हुआ,
बच गया है। इससे पहले जो 2020 के अंदर रिपोर्ट की बात करते हैं तो कितना था, 64 अरब डॉलर ये आपका पिछले वर्ष में था। शानदार क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से आपके बीच में इस क्वेश्चन को रख देगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है। चलिए शाबाश, मैं रफ कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये हो गया स्क्रीनशॉट में, ठीक है। शाबाश भाई शाबाश, क्विट नहीं करेंगे, क्लास को गिव अप नहीं करेंगे, तुम्हारा आंकड़ा 10 से ज्यादा जाता नहीं है। क्या बात है भाई, केवल 10 लोग ही पढ़ने वाले हैं क्या? एक बार जय हिंद बोल जाते हैं, है ना, जय हिंद बोल के बस हाजिर लगा जाते हैं। हाजिरी की भी क्या जरूरत है भाई, मैं क्या किसी को कुछ बोल रहा हूं, मत लगाओ हाजिरी की, ठीक है, मुझे थोड़ी जरूरत है हाजिरी की भाई। चलिए शानदार क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपका बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आपका, कलमकारी कह सकते हैं। हाल ही में काला गुड़ पर प्रतिबंध लगाया गया किस राज्य द्वारा? क्वेश्चन नंबर 7 आपका, काला जो गुड़ है, काला गुड़ पर किस राज्य ने, राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और उससे कौन सी कला प्रभावित हो रही है, और इस कारण कौन सी प्राचीन कला, इस कारण कौन सी जो प्राचीन कला कह सकते हो आप, प्रभावित हुई है। बहुत शानदार क्वेश्चन अभी आप लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार राइट डाउन करेंगे आप क्वेश्चन को, देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो काला गुड़ की, यानी कि काले गुड़ से क्या होता है, वुड, ये आपकी एक वस्त्र कला से संबंधित कला है। वुड लकड़ी के ऊपर एक मतलब इस प्रकार से, यानी कि जो वस्त्रों को रंगने की जो कला है, प्राचीन कला है। और इस काले गुड़ की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसको क्या प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे आपकी कला प्रभावित हुई है। एक बार क्वेश्चन के पॉइंट लिख दूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये इस काला गुड़ की आवश्यकता किस में पड़ती है, तो प्राचीन कला कौन सी है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रतिबंध प्राचीन कला, तो प्राचीन कला की अगर हम बात करते हैं तो कला का नाम क्या है, ये आपका भाई कलमकारी कला। कलम जो कारी कला है, ये इस कला का नाम क्या है, कलमकारी कला। अब पूछिए आप लोगों से इस कला का संबंध किससे है, तो ये याद रखना भाई, इस कला का जो संबंध है ये आपका, आप एक किस्म से इसको कह सकते हैं आपकी कपड़े से संबंधित कला है। वुड पर कलर किया जाता है, वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र। आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, वुड ब्लॉक, हाँ लिखेंगे आप इसको एक बार, देखिए वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र कला है भाई आपका ये वस्त्र, यानी कि सीधा सा संबंध पूछे तो आपका किससे, वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र, यानी कि वस्त्र से इसका संबंध है, लकड़ी का यूज करके, यानी कि पारंपरिक जो कलरों का यूज करके वस्त्र को जो रंगते हैं उस रंगने की ये बात यहां पर कर रहा है। वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र कला से संबंधित है कलमकारी कला, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, आंध्र प्रदेश, इसका अगर राज्य पूछे किस राज्य से संबंध है तो आंध्र प्रदेश भाई, आंध्र प्रदेश से इसका क्या है भाई, इसका संबंध है। संबंध की बात पर करें तो आंध्र प्रदेश से प्राचीन कला है, ठीक है। साथ में हम यहां पर बात करते हैं काले गुड़ के व्यापार पर अंकुश लगाया, तो काला गुड़ के व्यापार पर अंकुश, क्योंकि गुड़ का प्रयोग भाई काफी जगहों पे होता है, इसलिए इसने क्या किया, इस पर लगा दिया अंकुश। तो इस कला को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये देखिए भाई, कलमकारी कला प्रभावित कैसी हुई है, तो इसमें जो रंगने के लिए वस्त्रों को रंगने के लिए, पारंपरिक के लिए जो कह सकते हैं हम प्राकृतिक सामग्री यहां पर यूज होती है रंगने के लिए। प्राकृतिक जो इस प्रकार की जो आपकी कला है, वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र जो है, इनको रंगने के लिए आपकी किस प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। साथ में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपकी, जैसे गुड़ है, इडिगो केक है, गुड़ भाई आपका, साथ में इडिगो केक आपका, ठीक है भाई, केक है। साथ में अनार के छिलके हैं भाई, अनार के छिलके का उपयोग किया जाता है, अनार के छिलके का उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। साथ में
काले रंग के लिए क्या प्रयोग होता है आपका, गुड़ होता है, कह सकते हो विशेष तौर पे। और काले रंग की अगर हम बात करें तो रंगों की जननी किसे कहा जाता है, ये भी शानदार रखना, याद रखना भी, रंगों की जननी के नाम से, जननी के नाम से किसे जाना जाता है, नाम से किसे जाना जाता है, तो रंगों की जननी के नाम से काले रंग को जाना जाता है। काले रंग को क्या कहा जाता है, रंगों की जननी किसे कहा जाता है, तो काले रंग को रंगों की जननी के नाम से जाना जाता है। तो रंगने के लिए ये यहां पर बात हो रही है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अब एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, काले गुड़ पर प्रतिबंध लगाया, काले गुड़ पर प्रतिबंध जब लगाया तो कलमकारी जो कला है वो प्रभावित हुई थी। कलमकारी कला के प्रभाव इसका संबंध पूछे कलमकारी कला का, तो ये है भाई आपका कहां से, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश ने किस पर काले गुड़ पर प्रतिबंध लगाया। डन है। आप देखिए, इस गुड़ का प्रयोग कहां पर करते थे, इस कलमकारी कला में, तो रंगने के लिए करते थे। इस कला में रंगने के लिए प्राकृतिक चीजों का, जिसमें जैसे आपका गुड़ है, इंडिगो केक है, अनार के छिलके आदि का यूज यहां पर ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और काला जो रंग है आपका, रंगों की जननी के नाम से इसको जाना जाता है, काला रंग। और इससे ये जो आपकी प्राचीन कला है, कलमकारी कला, क्या हो रही, प्रभावित। जब लोगों को गुड़ मिलेगा नहीं तो होगा क्या, और ये जिक्र कहां पर है, कहां का आपका, आंध्र प्रदेश का। भाई कहां का जिक्र आपका, ये आंध्र प्रदेश का। गुड़ से और क्या बनाई जाती है, गुड़ से आप लोगों को पता है संतरा छाप भी गुड़ से ही बनाई जाती है, इसलिए भी कह सकते हो आप जो काला गुड़ पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आपने क्वेश्चन याद रखना है क्या, वुड ब्लॉक मुद्रित वस्त्र किस कला के द्वारा बनाए जाते हैं, तो कलमकारी कला, आंध्र प्रदेश से संबंध है। रंगने के लिए प्राकृतिक चीजों का यूज किया जाता है, शानदार ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 6 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, जहां पर 6 डिप्टी सीएम आपके बनाए गए थे। जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 6 डिप्टी सीएम एक साथ बनाए गए, और लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लोकतंत्र के इतिहास में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए भाई, पहली बार ऐसा हुआ ना। अभी हाल ही में आपका एक क्वेश्चन और चर्चा में था भाई, जैसे खेल खालों की बात आ रही है, तो खेल प्राधिकरण, भारत के अंदर खेल प्राधिकरण साइन चर्चा में रहा पिछले कुछ दिन से। साइन क्यों चर्चा में रहा भाई, एक साइकिलिस्ट थी जो जिसने एक कोच के ऊपर रेप का आरोप लगाया था, किसने मतलब शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, इससे साई एक्शन में आया, साई हाईलाइटेड हुआ। तो ये साई क्या है, इसके ऊपर मैं एक बार थोड़ी सी बात करता हूं आप लोगों से। तो साई चर्चा में है भाई, साई क्वेश्चन नंबर 8 आपका सीधा सा पूछे, ये जो साई है, साई चर्चा में है, चर्चा में है। क्यों चर्चा में, मैंने आपको बता दिया। साई ने एक्शन लिया है उस कोच के ऊपर, जो साइकिलिस्ट है उसने बड़ी हिम्मत का काम किया है कि उसने उस कोच को बाहर उजागर किया है। अदरवाइज तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती है जो समझौता अगर आप जहां पे कर लेते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर आपकी साई की। तो भारतीय खेल प्राधिकरण है आपका, क्या है आपका, भारतीय, हिंदी में पढ़ेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्राधिकरण है आपका भाई। साई क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण। यानी कि किस्म से आप ये कह सकते हो, जितने भी जो खिलाड़ी हैं आपके जो ऊपर जाएंगे, हैं, ठीक है, जो भी आपके जो एथलीट वगैरह है जो ऊपर जाएंगे तो साई के रास्ते से ही होकर के जाएंगे। साई आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, एक किस्म से कह सकते हो साई आपकी एक नर्सरी है, बहुत बड़ा इसका रोल रहता है साई का भाई, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस साई की स्थापना कब हुई थी, साई की जो स्थापना है, स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। साई की स्थापना तो ये आपका भाई 1984 में कब हुई थी, 1984 में हुई थी। याद रखना किस मंत्रालय के अंडर आएगा, यदि आपका खेल मंत्रालय के द्वारा भाई, किसके द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई, तो खेल मंत्रालय के द्वारा स्थापना हुई है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। है क्या साथ में उस समय, इसको क्या बोल सकते हैं आप, भारत का सर्वोच्च, ये क्या भाई आपका, भारत का सर्वोच्च, भारत का क्या है, सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा खेल निकाय क्या आपका यही है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। स्थापना की बात मैंने यहां पर कर दी है भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहां पर भाई, जो साई की, तो उस समय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दोनों थे भाई, यहाँ पे साथ में ये भी लिख लेंगे, युवा मामले व
खेल मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई थी 1984 की। ज्यादा कुछ बताने को तो बहुत कुछ इसके अंदर है, बट फिर भी साई आपका चर्चा में था। तो खेल प्राधिकरण है आपका भाई। हेडक्वार्टर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो एनसीआर का जो हेडक्वार्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसका हेडक्वार्टर है। फिर एक अलग से क्लास इसकी साई के ऊपर मैं आप लोगों के बीच में जल्द लेकर के आने वाला हूँ, बट जितने जो क्वेश्चन आपके बीच में, एक शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका चर्चा में। भाई समय इजाजत दे लेना, क्योंकि घड़ी की जो टिक टिक है ना वो ये बता रही है मुझे कि समय आपका ज्यादा हो गया। एक दो क्वेश्चनों पे समय ज्यादा लगे भाई, तो एक दो क्वेश्चन का समय तो कटेगा ही कटेगा, है ना, सीधी सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका चर्चा में रहा है, जिसके ऊपर हमें बात करने वाले। चलिए शाबाश भाई शाबाश, बहुत से लोग तो गए भाई, है ना, बहुत से लोग तो बाय बोल के निकल गए। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, सर को कल दिखा दिए, अब क्या लेना देना, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी हुई, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में आपका भाई किस राज्य ने कह सकते हो UPEIDA ने किसके साथ समझौता किया, किसके साथ समझौता किया है जो चर्चा में है, UPEIDA ने किसके साथ समझौता किया है जो कि आपका चर्चा का विषय है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ये है क्या, यूपी जो IEDA क्या है, तो ये समझना भाई। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, क्या आपका ये उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण है आपका भाई ये, ठीक है, ओके। इसने किसके साथ समझौता किया है, तो इसने भाई यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, किसके लिए किया है इसने भाई, यूपी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसमें निवेश के लिए समझौता किया। किसके साथ समझौता किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले हमने बात करी UPEIDA की करी, तो उत्तर प्रदेश आपका एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए निवेश की बात करी है। किसके साथ निवेश की बात करिए, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लस में PNB पंजाब नेशनल बैंक, प्लस में आपका BOB बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भाई आपका क्या है, बैंक ऑफ जो बड़ौदा है, साथ में भारत और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और प्लस में क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये कौन सा बैंक है आपका, सिडबी, ठीक है भाई, सिडबी। चलिए इनके साथ इन्होंने समझौता किया यूपी ने, और जिसको क्या यूपी विकास करना चाह रहा है औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए। तो यहां पर ये बात हो रही है आपकी, इससे होगा क्या, तो ये महत्वाकांक्षी योजना आपकी एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ कदम रहेगा। उद्देश्य क्या, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य लिख सकते हैं, तो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये भी कह सकते हो। साथ में ये कि 2025 तक एक टारगेट लिया गया है, 2025 तक 25 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है रक्षा उत्पाद का लक्ष्य प्राप्त करना। 2025 तक आपका 25 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है, US डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना,
लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बात करी यहाँ पर यूपीईआईडीए की बात करी, तो किसके साथ समझौता किया इसने? उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक जो विकास प्राधिकरण उसके साथ समझौता किया। किस किस बैंक के साथ किया? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि इन चारों बैंकों के महानिदेशक प्लस में स्थापना और हेडक्वार्टर, ये जल्दी से कमेंट्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैंने अगला क्वेश्चन आपको कराना है। क्या चाहिए भाई? महानिदेशक चाहिए मुझे। ठीक है, आप बताएंगे, साथ में चारों बैंकों के महानिदेशक हो गए, उसके साथ ही आपका क्या हेडक्वार्टर कहां पर है इनका, और गठ स्थापना है, स्थापना, बस कुछ नहीं चाहिए। ये 3 क्वेश्चन, समय नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपके जो भाई हैं वो भी देख लें और उनको भी क्वेश्चन मिल जाए बैंक का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो पब्लिकली बैंक कौन सा आपका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई महानिदेशक, हेडक्वार्टर और स्थापना, 3 ही चीज आपकी इसकी यहाँ से निकल करके आनी चाहिए। और इसमें जो उद्देश्य क्या था इसका, तो भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाना, और लक्ष्य रखा था कि 2025 तक रक्षा उत्पाद में कितना, 25 बिलियन यूएस डॉलर का उत्पादन करना। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में बिल्कुल भी नहीं है। आज बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की 12 जून का थोड़ा सा इतिहास में, है ना। आज के बाद आप लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि परमानेंट क्वेश्चन रहेगा, आज के इतिहास की बात करेंगे। आज हुआ क्या है इसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। चलिए शानदार क्वेश्चन है, 12 जून का इतिहास में। 12 जून का इतिहास, वैसे तो बताने को तो भाई 12 जून को बताने को तो बहुत सारा कुछ हो जाता है यार, आप कितना भी बताते रहो, ठीक है, लेकिन नहीं, जो चीज जरूरी है वो बता के जा रहा हूं, आप लोगों को याद करेंगे। 12 जून का इतिहास भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री आज के दिन 12 जून 1975, 12 जून 1975 आज के दिन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा और पुराना हाईकोर्ट कौन सा आपका? प्रयागराज हाईकोर्ट। कौन सा आपका? प्रयागराज हाईकोर्ट। क्वेश्चन मेरा, हाईकोर्ट की संख्या, वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? जल्दी ऑप्शन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन चाहिए मुझे। इसने एक फैसला दिया था भाई, फैसला दिया किसके खिलाफ फैसला दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इन्हें क्या फैसला क्या दिया था? जो कि आपका 1971 में एक केस किया था, एक जो केस था लोकसभा के चुनावों को लेकर के, लोकसभा के चुनावों को लेकर के एक क्या था भाई, एक केस किया था। किसके द्वारा केस किया गया था ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। इस केस में इस प्रयागराज हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह सकते हो आप, इलाहाबाद जो पुराना नाम इसका, हाईकोर्ट जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा हाईकोर्ट कह सकते हो, इसने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया कि इन्होंने चुनाव में सरकारी मशीनरी या सरकारी साधनों का, सरकारी साधनों का उपयोग चुनाव के लिए किया है, चुनाव के लिए किया है, इसलिए इसे अमान्य करार दिया है, इस चुनाव को अमान्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, पूछ ले, किस हाई कोर्ट ने किस हाई कोर्ट ने किस प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग करने, क्योंकि उस समय वो आपकी पता है आपको 1966 में आपकी पीएम बन चुकी थी, ठीक है। उन्होंने सरकारी मशीनरी का यूज किया, किसके लिए यूज किया? चुनाव में सहायता देने के लिए यूज किया। और हाईकोर्ट के अंदर आपका केस पहुंचा, प्रयागराज हाईकोर्ट के अंदर केस पहुंचा और उसका फैसला आया आपका 12 जून 1975 को फैसला आया। और इस फैसले में क्या कहा गया कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि गलत था, इसलिए इसे अमान्य करार दिया गया। चुनाव को, निर्वाचन को क्या दिया गया? निर्वाचन को अमान्य करार दिया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये केस किसके द्वारा किया गया था ये देखेंगे भाई, ठीक है। और 1971 लोकसभा चुनाव थे, चुनाव कब के थे अगर पूछे तो 71 के थे, ठीक है।
केस कब किया था सिलसिले में, तो केस दाखिल कब किया था, हम कह सकते हैं केस इन्होंने इसी समय दाखिल किया था। नाम क्या था केस का, तो राजनारायण नेता थे, कौन थे, राजनारायण द्वारा ये केस दाखिल किया गया था। भाई यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक बार, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो इंदिरा जी के खिलाफ है जो केस किया था हाईकोर्ट में, तो किसने, राज नारायण द्वारा, किसके द्वारा, नारायण द्वारा हाईकोर्ट में केस किया था लोकसभा के चुनाव को लेकर के, और वो फिर जीते भी। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं 12 जून का एक जबरदस्त इतिहास था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो 12 जून का दूसरा इतिहास क्या था, तो जो आपके तेंदुलकर साहब थे, महात्मा गांधी, कौन थे आपके, तेंदुलकर जी, तेंदुलकर, जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी 12 जून 1972 को, 71 का तो केस था ही आपका ये, तो 12 जून 1972 को महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले, जीवनी कितने खंडों में, 8 खंडों में जीवनी लिखी थी, उनकी मृत्यु हुई। नाम क्या था उनका भाई, नाम था जी तेंदुलकर, दैट्स इट। चलिए भाई, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा, फिर भी मैंने आपको एक नया क्वेश्चन एडिशन में डाल दिया, जो कि पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। 12 जून को इतिहास रहा कि हाईकोर्ट जो आपका प्रयागराज हाईकोर्ट है, उस प्रयागराज हाईकोर्ट ने 12 जून 1971 में जो केस दायर किया था राजनारायण के द्वारा, इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दायर किया गया था। आधार क्या था कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया, सरकारी संसाधनों का उपयोग किया, और उसके खिलाफ जो फैसला आया आपका 1975 में, 12 जून 1975 में आपका फैसला आया। और फैसला क्या आया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला गया, जो निर्वाचन था उस निर्वाचन को अमान्य करार दे दिया गया। ये याद रखेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको जो अमान्य करार दिया, किसको, निर्वाचन को, कि उन्हें ये मिला कि इस जो केस के अंदर है ये सरकारी मशीनरी का यूज इन्होंने चुनाव में किया। तो इस केस में जो राइट पक्ष है वो किसका है, आपका राजनारायण साहब का। चलिए, थैंक यू दोस्तों, शाबाश भाई, बहुत से लोगों ने पूरी क्लास देखी है, और जो नहीं देख रहे हैं वो भाई खुद सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को भाई शेयर कर दिया करो, मेरा आज का जो सपना था वो सपना भी तुमने पूरा नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं भाई, भगवान आप लोगों को खुश रखे, डू द बेस्ट, जय हिंद।